सेशन का, इस वेबिनार का शुरुआत करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। तो वो क्लास नहीं। बिफोर आई बिगिन, आप मुझे ये बता सकते हैं आप में से कोई मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? आप सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सर, ये अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या आपने सेटिंग कर दिया है? नहीं नहीं नहीं, अनम्यूट हमारे पास हम करते हैं। नूरजहां जी, आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। गांधी जी, इफ यू वांट टू से समथिंग। कमला जी। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ है। हेल्थ। बिल्कुल हेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ। पैसा जो है वो आ सकता है, जा सकता है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। बट एक हाँ, हेल्थ, एक गुड हेल्थ अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुड सही। हेल्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमारे लिए। हाँ, इनफैक्ट मैं बताऊंगी, हमारी लाइफ के जो हाफ ऑफ द इश्यूज, जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो बीमारियां जो है हमारी, वो हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं। वो हमारी खुद की सोच की क्रिएट की हुई होती है। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में बार 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 सोचते हैं। देखो, हमारे थॉट्स जो है एक बॉल की तरह है। जो दो थॉट आप यूनिवर्स को दोगे, वही थॉट वापस आपके पास आएगा। तो कभी कभी आप, जब हम हेल्थ के बारे में, बीमारियों के बारे में इतना सोचते हैं, वही चीज आपने यूनिवर्स में दी, वही वापस हमारे पास नीचे आ जाएगी। हाय, मुझे डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा? हाय, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा? हाय, मैं बड़ा चक्कर आ रहा है मुझे, पता नहीं मेरे साथ ये हो तो नहीं हो जाएगा? मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? ये सारी चीजें हम सोचते रहते हैं। जब इनके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो हम खुद ही इनको इन्वाइट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो सही है। आधे से ज्यादा बीमारियां हमारी, आधे से ज्यादा हमारे इश्यूज, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो हमारे खुद के बनाए होते हैं, हमारी मन की सोच होती है। ठीक है। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्योंकि जैसा खाना हम खा रहे हैं, और वो खाना जो है हेल्दी खा रहे हैं या अनहेल्दी खा रहे हैं, उसके कारण भी हमें बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि कहेंगे कि मैं तो खाना भी अच्छा ठीक ठाक खाता हूँ, और मैं उसके बाद मतलब मैं एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा करता हूँ, तो मुझे फिर बीमारियां क्यों हो गई हैं? वो ऐसा होता है, कभी आप पेट भर के बहुत सारा खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप कोई ब्रेक नहीं देते हैं विद इन 15-20 मिनट्स, और मे बी हाफ एन आवर, या जो एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है, उससे पहले ही आप एक्सरसाइज करने लग जाते हो, योगा करने लग जाते हो, कुछ भी करने, मतलब कोई भी एक्सरसाइज करने लग जाते हो। तो उससे क्या होता है? आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू हो जाता है। ब्लोटिंग हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। आप फिर वही सोचते हैं ना, मैंने किया तो यार कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा डाइट खा रहा हूँ और हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ, एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमारे कोई प्रॉब्लम आई। कुछ लोग का जो इश्यूज होते हैं वो हेरेडिटरी होते हैं। जैसे कुछ एक डिजीजेस है जो आपको आपके पेरेंट्स से आ जाती हैं या आपकी फैमिली हेल्थ में होती है। जैसे हम लोग डायबिटीज देखते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, इवन कैंसर के भी कुछ कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो आपको आपकी फैमिली से मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट ये जरूरी नहीं कि आपको मिले ही मिले, कि आप वो डिजीज इनहेरिट करो ही करो। ये जरूरी नहीं है। अगेन, यहाँ आपकी एक सोच है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि आप बार बार सोचे जाओगे, हाय मेरे फादर को तो ये था, ये सो एंड सो बीमारी थी, ये मुझे भी हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाते हैं हम किसी चीज का चेकअप कराने, तो डॉक्टर हेल्थ इश्यूज पूछते हैं, फैमिली हेल्थ इश्यूज पूछते हैं, हम बोलते हैं हाँ मेरे पिताजी को ये था, या मेरी माता जी को ब्रेस्ट में कैंसर था या ब्रेस्ट इश्यूज थे, वो हो सकता है मुझे भी ना हो जाए। तो हम वही चीजें सोच सोच के वापस अगर अपने आप लिए प्रॉब्लम खड़ा कर लेते हैं। ठीक है। तो आपकी हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल, आपका सोच, ठीक है, ये सब चीजें आपकी हेल्थ पे बहुत असर करती हैं। कुछ लोग होते हैं, जब हम खाना खाते हैं, ये हमारे पहले बुजुर्ग हमें कहा करते थे, खाना खाने के बाद आप थोड़ा गैप दीजिए, पानी नहीं पीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी एक जो है डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसको अपना काम करना होता है। ठीक है। बट हम क्या करते हैं, आजकल हम खाना खाते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं। तो जो वो एक फायर अपनी हमारे अंदर जब बॉडी में चल रही होती है, डाइजेशन प्रोसेस जो चल रहा होता है, हम क्या करते हैं, उस फायर के ऊपर पानी डाल के उस आग को बुझा देते हैं। और बदले में क्या होता है, हम मोटे हो जाते हैं, हमें कोई ना कोई हेल्थ इशू हो जाता है। मोटापा मैं बार बार इसलिए बोलूं क्योंकि ये एक बहुत कॉमन डिजीज है जो हर एक को देखने को मिलती है। तो सब बातों की एक बात, जब भी खाना खाओ, थोड़ा ब्रेक दो, पानी एकदम से मत पिए। ठीक है। खाना भी जो खाना है, टाइम के हिसाब से खाएं, मौसम के हिसाब से खाएं। आजकल क्या है, हर तरह की सब्जी सारा सीजन मिलती है। तो अब जो एक गाजर जो पहले हम कभी सर्दी में खाया करते थे, वो सारा सीजन आप खा रहे हैं। ठीक है। हरी सब्जियां जो हमें बारिश के टाइम नहीं खानी चाहिए, हम वो बारिश में भी खा रहे हैं, क्योंकि वर्म्स होते हैं उनमें, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो हमारे को वर्म्स के इशू हो सकते हैं। तो जो भी चीज खा रहे हो, मौसम के अनुसार खाओ। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, बट ये अच्छी चॉइस आपको करनी है कि मुझे ये चीज खानी है या नहीं खानी है।
आप मुझे ये बताएं, बहुत कॉमन, मतलब कॉमन सा सवाल है, या बहुत सब लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा, जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? कौन से वो एलिमेंट्स है, किन से बना हुआ ब्रह्मांड हमारा? हाँ जी मैम, कमला मैम। अनम्यूट हो जाए मैम, अनम्यूट होते बोले। 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। कौन कौन से हैं मैम? एयर, वाटर और एयर, वाटर। आपके आसपास ही सारे, काउंट कीजिए, और भी हैं। हाँ। पैर कहाँ रखती हैं आप? पैर कहाँ हाँ? रखती हैं आप? पैर कहाँ रखते हैं आप? पैर, हाँ, अर्थ। हम्म। और अभी मैंने अर्थ से, क्वेश्चन प्रोसेस में बात करी थी किसी एक चीज की, किसी एक तत्व की। अर्थ, एयर, वाटर, हम्म। और खाना कहाँ पकाती हैं? फायर, एंड फायर फायर एंड स्पेस। और स्पेस। फायर, अर्थ, हाँ। वाटर, एयर, स्पेस। हमारा यूनिवर्स इन 5 हाँ। तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और सेम 5 तत्व हमारी बॉडी में भी हैं, तो हमारी जो बॉडी की कॉम्पोजिशन भी है वो भी इन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अगर ये तत्व बैलेंस्ड हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ ठीक ठाक है। बट अगर ये तत्व, इनमें से कोई भी एक तत्व डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है, बिगड़ जाए, तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई तरह का दोष क्रिएट हो जाता है। दोष, है ना, हम कहते हैं ना, हमारे को तुम्हारे पर, हमने 3 तरह के दोषों के बारे में सुना हुआ है, वात, पित्त और काफ। ठीक है, हमने 3 तरह के दोषों के बारे में सुना है। और ये दोष कब होते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई एक एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाए, एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या बहुत सारे एलिमेंट्स, 5 में से कोई, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाए, तो ऐसा होता है। वात क्या होती है? वात आपकी हवा है, ठीक है, हवा से रिलेटेड कुछ होगा तो आपके शरीर में हवा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर पित्त है, हाँ, फायर, कुछ आपने मसाले वाला खाया तो आपके शरीर में जलन होने लग जाएगी, आपको एसिडिटी का इशू हो जाएगा, आपको पिंपल्स निकल आएंगे। काफ है, पानी, ठीक है, अगर पानी आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में आ गया या कम मात्रा में आ गया, ज्यादा मात्रा में आने से आपको ब्लॉटिंग की डिजीज हो सकता है, मोटापा बढ़ने का, शरीर फूलने का, जो बोलते हैं सूजन आ गई है, ठीक है, कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन से आपको चक्कर आएंगे। तो ये इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर बिगड़ गया है तो आपकी हेल्थ बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी मैं आपके साथ अपनी एक वर्ड फाइल शेयर करती हूँ, जिसमें आपको दिखाते हैं कि अलग अलग, आप एक काम कीजिए प्लीज, अपनी अपनी नोटबुक लिखिए, निकालिए, हम लिखते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन कौन से नंबर्स जो हैं किस किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, उसके बाद हम नंबरों की बात करते हैं, कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किस एलिमेंट को दर्शाता है। चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्या आता है? हम सबको पता है 9 प्लैनेट्स हैं, न्यूमरोलॉजी में हम 9 नंबर यूज करते हैं, 1 to 9। तो सबसे पहला नंबर जो आता है नंबर 1, ठीक है, जो आपका सन है, जो आपका किंग है, तो न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं। बट इसमें अगर हम देखो वात पित्त दोष में बात करेंगे कि कौन से नंबर को कौन सा दोष होने के चांसेस हैं, तो नंबर 1 को जो है पित्त के चांसेस ज्यादा होते हैं। पित्त के चांसेस ज्यादा होते हैं नंबर 1 को। नंबर 2 को और नंबर 3 को काफ। नंबर 1 को पित्त के हैं, नंबर 2 को और नंबर 3 को काफ के दोषित होने के चांसेस ज्यादा हैं। नंबर 4 को वात के, और नंबर 5 को भी वात के। 6 और 7 को काफ के। 8 को वात और 9 को पित्त। मैं रिवर्स में चल रही हूँ वापस आपके साथ। नंबर 9 को जो है पित्त के दोष हो सकता है, दोषा हो सकता है। 8 को वात का, 7 को और 6 को काफ का, 4 और 5 को वात का, 2 और 3 को काफ का, और 1 नंबर को पित्त का। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बोला है तो ये नंबर, अभी जो हमने लिखे हैं ये जनरल लिखे हैं आपने, कि जनरल इन नंबरों से, इन नंबर होने से आपके क्या क्या आपको दोष होने के चांसेस है, ठीक, ये हमने जनरल लिखा है।
बट अब ये जरूरी नहीं है कि आपको, मैंने ये कहा नंबर तो आपके साथ ये होना है, दोष नहीं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ठीक ठाक से खाना खा रहे हैं, ठीक ठाक से एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक अच्छा सादा जीवन जैसे आपको चाहिए हो, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, अगर आप वो एंजॉय कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि ये हेल्थ इश्यूज होंगे। अब हमने 1 to 9 इन जनरल करे हैं। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और देखिए आपका पहले अपना डेस्टिनी नंबर, अपना सॉरी बेसिक नंबर निकालिए और डेस्टिनी नंबर निकालिए। आप सबको अपना बेसिक और डेस्टिनी निकालना आता है, जिसको आप ड्राइवर और कंडक्टर बोलते हैं। तो अपना बेसिक नंबर निकालिए, अपना डेस्टिनी नंबर निकालिए। डेस्टिनी नंबर का आप टोटल ही रखिएगा, उसको भी आप सिंगल मत कीजिएगा। मान लीजिए आपका डेस्टिनी का जो टोटल आता है 24 आता है कंपाउंड नंबर, वो 24 कंपाउंड रखिए। उसके बाद ऑब्लिक डाल के स्लैश डाल के 6 लिखिए। किसी तो को डाउट है तो सपोजिंगली, है। कमला मैम किसी को आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं अपना शेयर करती 9 हूँ and word 9 file। हाँ जी, 9 9 9, 3 1968 वेट मुझे 9 आता है और 36 पर 9 आता है। वेरी गुड। तो आप बताएं आपके क्या क्या है, मुझे एक बार जरा ये वर्ड फाइल शेयर करने दीजिए। दिख रहा है ना? चलिए कमला मैम, आपने बताया था आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 9, 3 9th March 3 1968 1968। तो 68 आपका बेसिक आया 9 9 और और वो डेस्टिनी 36 पर 9 36 पे 9। 9 अभी आप देखिए, आपको बेसिक आपका 9 है, ठीक है, और आपका डेस्टिनी भी 9 है। 2 बार 9 9 है। हो गया, ठीक है। 2 बार 9 होने से ये तो कंफर्म हो गया कि आपको पित्त का इशू होने के चांसेस हैं। हम आगे बात करेंगे पित्त के इशू होने से क्या क्या हो सकता है, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो 2 बार तो आपका 9 आ गया, ये तो कंफर्म है कि पित्त के चांस इशू होने के आपको ज्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नंबर 3 पे क्या था आपके पास। नंबर 3 को क्या इश्यूज हो कफ सकते हैं? कौन से? कफ कफ के। और 6 को? कफ लिखा है। 6 को? 6 को कफ 6 को भी कफ। कफ और 3 को भी कफ, हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब आपको दोनों के ही 50-50 चांसेस हैं, पित्त के भी और कफ के भी, ठीक। कमला मैम बात समझ आई? नहीं आपको हाँ भी बात समझ आई कमला मैम? कि आपको देखो आपके पास कौन हाँ कौन से नंबर है। आपके पास बेसिक और डेस्टिनी आपका 9 हो गया, तो 9 आपके पास 2 बार हो गया। तो 9 जो है हाँ किस किस इशू को रिप्रेजेंट करता है? वो है पित्त। तो पित्त 2 बार 9 होने से आपको पित्त होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद आपका 3 और 6 है, जो दोनों आपने बताया काफ को रिप्रेजेंट करते कफ हैं, है। तो आपको काफ के भी इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो पित्त का इशू जैसे आपको एसिडिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम रहता है? अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं, मतलब पहले कभी रहता था? नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी कोई स्टार्ट नहीं एकदम है। से पसीना आना, या हाँ पसीना बहुत आता है। पसीना आना, देखो वो आपका पित्त का इशू है। या आपको एकदम सर दर्द होना शुरू हो जाता है, या पिंपल्स निकल आते हैं, कोई भी ऑयली चीज या ज्यादा मसाला खा लें तो आपको ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, हाँ डाइजेस्ट होने में थोड़ा हाँ प्रॉब्लम होता है, तो आपको वो पित्त का प्रॉब्लम है। अब काफ का इशू क्या हाँ है? कि वो पानी वाली चीज है, ज्यादा पानी वाला वाटर रिलेटेड इशू है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको खांसी जुकाम या नजला जो होता है, म्यूकस जो बार बार गले में जमता है, कफ जमता है, ऐसा कुछ इशू रहता है आपके साथ? कभी 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 अभी ना। नहीं हाँ, स्टार्ट तो हाँ, कैसे। वो 100% तो होगा नहीं, 50-50 हो गया दोनों आपके साथ, मतलब ये इशू होने के आपको कभी चांसेस कभी ज्यादा है, ठीक है। जब भी हमारा हाँ कोई भी तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको इम्बैलेंस होने से कुछ ना कुछ हमारे को हेल्थ इश्यूज आएंगे। किसी को सिवियरिटी ज्यादा हो सकती है, किसी को वो कम हो सकते हैं। अभी हम लिखते हैं, चलो हम लिखते हैं कि अगर आपका मान लीजिए वात किसी का इम्बैलेंस हो गया, वात से शुरू करते हैं। किसी का वात इम्बैलेंस हो गया तो उसको क्या क्या हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, लिख लीजिए प्लीज। जब आपका वात का इश्यू होता है, तो सबसे पहले जो है वो फियर क्रिएट करता है। जिसको भी किसी को वात के इश्यू ज्यादा होंगे, उसको फियर बहुत ज्यादा होगा, उसको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। या वो बिल्कुल ही अकेला रहेगा, अकेले रहना पसंद करता हो करेगा, या उसको लोनलीनेस बहुत होगी, वो अकेला बहुत फील करेगा। अब मैं जितनी भी आपको इनसे रिलेटेड इश्यूज लिखवाऊंगी या प्रॉब्लम्स लिखवाऊंगी कि बात के इम्बैलेंस होने से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 10 लिखाई है तो 10 की 10 होंगी, 10 में से आपके साथ 2 भी हो सकती है, 10 में से आपके साथ 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो अगर आपका वात बिगड़ गया है, तो सबसे पहली बात
एक तो आपको डर लगेगा, आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी एंक्शियस फील करेंगे, ठीक है, आपको अकेला रहना या तो अच्छा नहीं लगेगा या आप अकेला रहना शुरू कर देंगे बहुत ज्यादा। आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं होगी, बातचीत करने के तरीके में भी थोड़ा हिचकिचाहट होगी या हड़बड़ाहट होगी, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो होती है ना वो नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहेगा, या आप बहुत सोच सोच के बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। और जिनका बात बिगड़ा होता है उनकी उनको देखना अक्सर वो नाखून चबाते हैं, उनको नाखून चबाने की या नाखून काटने की आदत होती है जिनका बात इम्बैलेंस होता है। मूड स्विंग्स होते हैं बहुत, हमने बोला एंशियस रहेंगे, फियर रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, उनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। बैक के भी इश्यूज हो सकते हैं, पीठ में दर्द, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पीरियड्स का कोई इशू हो सकता है, और स्किन में भी ड्राइनेस हो सकती है। ऐसे लोगों को ना कोल्ड वेदर में, जब ठंड होती है, ठंड में इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सेंसिटिव होते हैं ठंड में, मतलब ठंड को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ये लोग। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है इनको, एंड गैस के इश्यूज होंगे। हमने बोला ना डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, तो गैस के इश्यूज हो सकते हैं इनको, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है अगर ये किसी का वात बिगड़ा होगा तो। अब अगर किसी का पित्त इम्बैलेंस हो, ठीक है, अगर जो ऊपर हमने इश्यूज लिखवाए हैं, जो कंसर्न्स लिखाए हैं बिगड़े हुए, अगर आपका सब कुछ बैलेंस होगा, अगर बात आपका बैलेंस होगा, तो आपको इनमें से कोई इशू होने के चांसेस बहुत ही कम है। बच्चों का ध्यान दीजिए। अगर आपका पित्त बिगड़ जाता है, जब पित्त आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है, आपके इमोशंस पे बहुत असर करता है। आग है ना, तो आपके इमोशंस पे बहुत असर करेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग, गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है उनको, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और ऐसे लोग ना अक्सर आप देखिएगा दूसरों का क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, दूसरों की निंदा बहुत करते हैं, उनमें ना मीन में बहुत निकालते हैं दूसरों में। गर्मी है तो दिमाग को गर्मी चढ़ जाती है। एसिडिटी का इशू रहेगा इनको, इनकी स्किन बहुत जल्दी लाल हो जाएगी, पसीना बहुत आएगा इनको। अब जब आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, व्हाट डज इट मीन, कि आप पे पेशेंस भी नहीं है। जैसे हमने ऊपर बात करी थी, अभी पहले बात करी थी कि जो है हमारे पित्त वाले लोग जो हैं, सॉरी हमने पहले वात वाले लोग जो हैं, वो ठंड में जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिनका पित्त का इशू होता है वो गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेंसिटिव टू हॉट वेदर होते हैं, गर्मियों में उनको बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक तो पहले ही गर्मी हो रही है शरीर में, ठीक है, उसके बाद बाहर भी गर्मी है, तो बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं उनको, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती उनसे। ऐसे लोगों के लिए ना एक एक जो सजेशन है वो ये है कि प्लीज धूप में कम बाहर निकलें। अगर निकलना है धूप में तो अपना छाता लेके निकले, अपने आप को जितना धूप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप प्रोटेक्ट करके निकलिए। कोशिश कीजिए ना ही निकले धूप में, स्पेशली जो कड़कती धूप दोपहर वाली होती है उसमें तो ना ही निकलिए। पर ठीक है, पर जब निकल रहे हैं तो छतरी लेके निकलिए। एसिडिटी है, शरीर में गर्मी है, तो गर्मियों से क्या होगा, आपके फोड़े फुंसियां बहुत निकलेंगे, स्किन पे बॉयल्स या एक्ने का इशू आएगा आपको। जब हमने बोला स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत होता है, तो दैट मीन स्किन भी थोड़ा ऑयली ही होगी। यही है। इनके लिए जो एक एडवाइस हम कह सकते हैं, वैसे ये सबके लिए एडवाइस, एक्सरसाइज करना तो सबके लिए ही है, ठीक है। वात वालों को हमने बोला कि आपने जो विंटरी वेदर है उसमें अपने प्रिकॉशन लेके चलना है। पित्त वालों को हमने बोला है जो समरी वेदर है, गर्मी है, उसमें प्रिकॉशन लेके चलना है। इनको थोड़ा सा तीखा, बिटर वाला जो बिटर फूड होता है, तीखा फूड होता है, उनको इनको थोड़ा तीखा खाना खाना चाहिए, बिटर जो नेचर में, जैसे कि करेला, करी पत्ता जो होता है, थोड़ा कड़वा नेचर का जो होता है ना, जिसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, उनको वो खाना चाहिए। और अगर आपका काफ इम्बैलेंस हो गया, पानी जो है आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो गया, कम या ज्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा, पानी जो है, हमने बोला ना पानी बहता है, कोई भी शेप ले लेता है, तो जब आपकी बॉडी में पानी कम हो गया या बढ़ गया, तो क्या होगा, आपके इमोशन वाले इश्यूज जो है ना वो आपके और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, और ज्यादा हो जाएंगे, स्पेशली अटैचमेंट से रिलेटेड, अटैचमेंट से रिलेटेड जो भी आपके इमोशंस होंगे ना वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे।
आप अकेले रहना पसंद नहीं करोगे, मतलब आप दूसरों के साथ किसी ना किसी के साथ इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाओगे। पोजेसिवनेस, मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है, ठीक है, आप उसके लिए बहुत पोजेसिव हो जाओगे, नहीं ये तो बस मेरी है, अगर वो किसी और से बात करेगी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अब आपके इमोशनली आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए हो किसी से। ये लोग जिद्दी भी हो जाते हैं, ठीक है, ये लोग लेथार्जिक भी हो जाते हैं। लेथार्जिक मतलब आप कह सकते हो कि आलसी हो जाते हैं, धीरे धीरे काम करेंगे, बड़ा मन मार के काम करेंगे। इनके बड़े डिप्रेसिव से थॉट्स हो जाते हैं। और जब हमारे शरीर में पानी बढ़ जाता है तो हमको कोल्ड या कॉफ के बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, नजला जुकाम का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है। किसी किसी को तो देखिए सुबह उठते बहुत छींके मारते हैं, बहुत छींक निकलती है, क्योंकि पानी एक्सेसिव हो जाता है बॉडी में, तो सुबह उठ के वो छींके मारते हैं। किसी किसी को गले के अंदर यहाँ कफ जम जाता है, तो बार बार ऐसे करके गला क्लियर, थ्रोट थ्रोट अपना क्लियर करते हैं। तो ये भी काफ का एक इशू है आपका। कुछ लोगों को अस्थमा हो जाता है, जॉइंट पेन्स भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आपका पानी आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा, जो काफ होगा, कंजेशन होगा आपकी बॉडी में, है ना, जिसको म्यूकस भी बोलते हैं, बढ़ जाएगा, तो आपको चेस्ट के इश्यूज भी होंगे, लंग के इश्यूज भी होंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कहते हैं ना लंग में पानी भर गया, लंग में पानी भर गया, वो सब इसी के कारण है, इम्बैलेंस होने के कारण है। और ऐसे केसेस में आप ज्यादा भी सोते हो, लोगों को नींद बहुत ज्यादा आने लग जाती है। जब आपका अस्थमा का इशू आ गया, लंग्स एंड चेस्ट का इश्यूज आ गया, दैट मीन्स आपके रेस्पिरेटरी, सांस लेने वाले, रेस्पिरेशन वाले जो आपके ऑर्गन्स हैं, उन पे असर हो रहा है। आपकी नींद बढ़ जाएगी और आपको हार्ट अटैक के जो रिस्क ज्यादा हो सकते हैं। तो इनके लिए तो एक जो चीज है ना बहुत, वो ये है कि काफ वाले लोगों को ना, पोजेसिव तो किसी के लिए हो गए, फ्रेंड तो किसी को बना लिया, पर इनको ना रेगुलर एक मोटिवेशन चाहिए। इनको कोई ना कोई एक बंदा है इनके आसपास रहना चाहिए जो इनको मोटिवेट करता के रहे कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब वो डिप्रेशन से दूर रखने के लिए उनको कोई ना कोई आसपास रहना चाहिए जो उनको मोटिवेट करता रहे कि आप ये सब कर सकते हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, मतलब अच्छा अच्छा उसको बोल के उसको कोशिश कीजिए कि वो लाइफ में ठीक रहे, डिप्रेस ना हो। इन लोगों के लिए तो स्ट्रिक्टली जो ये है, इनको स्ट्रीट फूड तो अवॉइड करना चाहिए। हम जो गली बाजारों में ठेलों पे खा लेते हैं, गोलगप्पे खा ली, टिक्की चाट खा ली, मतलब इनको स्ट्रीट फूड टोटली अवॉइड करना चाहिए। ऑयली फूड इनको अवॉइड करना चाहिए। अब ये लोग जब ज्यादा सोने की इनको प्रॉब्लम हो जाती है, आलसी हो जाते हैं, इनके लिए एक रेमेडी ये भी है कि इनको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक, यहाँ तो हमने तीनों के बारे में लिख लिया। वात पित्त और काफ अगर हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ आया तो पूछिए प्लीज। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम कैंसर के लिए भी सेम होगा कफ में? के- कैंसर से रिलेटेड? कैंसर से कैं रिलेटेड एज? मैम कैंसर किस में आएगा, पित्त में, वात में या कफ में? मैम डिपेंड करता है वो किस चीज का कैंसर है, क्योंकि कैंसर भी किसी एक ऑर्गन के फेलियर से नहीं, मल्टीपल चीजों से रिलेटेड है। जी। वो तो जब हम आपका डेट ऑफ बर्थ का डिटेल एनालिसिस करेंगे, नंबर्स आते हैं तो उनसे पता चल जाता है कि कौन से नंबर होने से आपको कैंसर के चांसेस है, किस तरह का चांसेस है, तो वो जब डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो उससे पता चलता है। एज ऑफ नाउ रैंडमली इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। ओके मैम। थैंक यू। तो अब और हमने किसी बात, सॉरी सर, हाँ और जी। और किसी को डाउट या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो अभी ज्वाइन हुए हैं। तो वात कफ और पित्त के बारे में डिटेल में मैम ने एक्सप्लेन किया है। चलो, और मैंने क्या अभी ज्वाइन किया है तो मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या एक्सप्लेन किया है, सो नोट्स तो मैंने बनाए नहीं है। मैम हमने तो 9 बजे का समय दिया था मैम। हाँ आई नो, बट बीइंग अ जैन मैं प्रतिक्रमण के लिए गई थी तो अभी आई हूँ मैं। चलिए कोई नहीं, अभी आगे की अटेंड करें, लास्ट में मैम थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, या शॉर्ट में ठीक एक बार और एक्सप्लेन कर दें, थोड़े लोग अभी जुड़े हैं ना, सिमरन जी, सर शॉर्ट में कर दें। मैक्सिमम लोगों ने अपने कैमरास बंद कर रखे हैं, है। तो बताएं इनको कैसे आप एनर्जी एक्सचेंज हमारा क्या हो रहा है, ये फ्री एक वेबिनार है आपके साथ, तो कोई ना कोई एक एनर्जी एक्सचेंज तो होना चाहिए ना आपके साथ। आपने अपनी एनर्जी बंद करके रख रखी है, अगर हमसे कुछ पॉजिटिविटी आपको मिलनी भी होगी वो भी नहीं मिलेगी। इतना मतलब नौटंकी करके मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप मेरे एक्शन नहीं देखेंगे, मुझे आपके एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगी? मेरे सामने तो एक काली दीवार है,
तो मैं भी फिर ऐसे मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए ना। वात पित्त काफ मेरा भी yes, बैलेंस है, तो मुझे भी कुछ चाहिए ना मोटिवेशन। चलिए, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है उनके लिए सिर्फ इतना हम बता दें कि हमने बात करी थी कि हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट जो है इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष हो सकते हैं, वात पित्त और काफ। ये हमने 3 तरह के दोष करे। ये हम सिंगल सिंगल बात कर रहे हैं जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ को लेके देखते हैं। बट जब हम एक पूरा डेट ऑफ बर्थ का अच्छा सही पूरा एनालिसिस करेंगे, तो हम उसमें बाय दोष त्राय दोष भी आता है। जैसे अभी हमारी मैम, एक मैम का भी हमने डेट ऑफ बर्थ लिया था जिनका, उनका जो है उनका त्राय दोष आ रहा है, क्योंकि उनको 2 तरह के दोष आ रहे हैं, उनको वात और पित्त। मैम आपका कौन कौन सा था? मैम कहाँ गए? कमला मैम, कमला मैम कौन कौन सा दोष था आपका? पित्त एंड पित्तन कफ। का, पित्तन काफ का। तो इनको बाय दोष है, 2 तरह के दोष है। कफ और पित्त। हाँ, तो अगर इनमें तीसरा भी आता, वात भी आ जाता, तो इनको त्राय दोष होता। 3 तरह के दोष हो रहे थे। तो हमने ये बात करी दोषा के बारे में, और किस किस दोष से किस किस एलिमेंट के इम्बैलेंस होने से क्या क्या दोष हो सकते हैं, हमने थोड़ा सा उनके बारे में बात करी। जैसे अगर आपका वात इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपको क्या इश्यूज हो सकते हैं? आपको एंग्जाइटी का इश्यू हो सकता है, फियर एंड एंग्जाइटी का इश्यू हो सकता है आपको। मैं फटाफट से थोड़ा सा बता रही हूँ आपको दोबारा, जिन्होंने मिस कर दिया है। आपको बैक के इश्यूज हो सकते हैं, आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो सकता है आपको, ठीक है, आपका कॉन्स्टिपेशन का या डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं आपके। और इनको हमने बात करी थी हमने, इनको ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी। मतलब जिनका वात इम्बैलेंस होगा उनको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जिनका पित्त इम्बैलेंस होगा, उनको क्या क्या हो सकता है? उनके इमोशनल इश्यूज ज्यादा होंगे, उनको गुस्सा एंगर बहुत आएगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, जेलसी हो सकती है उनको मूड स्विंग्स, ये जो सारी चीजें मूड स्विंग्स में आती है, उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। पसीना बहुत ज्यादा आ सकता है, स्किन पे रेडनेस हो सकती है उनको, एसिडिटी, एक्ने, बॉयल्स, फोड़े फुंसियां जिनको आप बोलते हैं, वो निकल सकते हैं उनकी स्किन पे। और ये लोग गर्म वेदर, हॉट वेदर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिनका काफ इम्बैलेंस होगा, उनकी नींद ज्यादा बढ़ जाएगी, उनके थॉट्स थोड़ा डिप्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी को लेके पजेसिव हो जाते हैं, इमोशनली ये बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। इनको अस्थमा, लंग्स के, चेस्ट के इश्यूज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज कोई भी हो सकते हैं इनको, कोल्ड एंड कॉफ का इश्यू होगा इनको, हार्ट अटैक के या हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होने के इनको चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और इनको डिप्रेशन से दूर रहने के लिए किसी ना किसी मोटिवेशन की जरूरत रहती है। तो इनके आसपास कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो इनको मोटिवेट करता रहे, ताकि ये डिप्रेशन ना इनको आए। अब ये दोषा तो हमने सिंगल जो किए अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हमने सिंगल निकाले, बाय दोष की बात करी, ट्राई दोष की बात करी, ये हम डिटेल में जब कोर्स करेंगे तब उसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा हमारे डेट ऑफ बर्थ के कुछ नंबरों के ऐसे कंपाउंड होते हैं, फिक्स कंपाउंड्स हैं, जिनको देख के हम कह सकते हैं, मतलब आप मान लीजिए आपके सामने किसी ने अपना कोई डेट ऑफ बर्थ दिया और आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा उसका एनालिसिस करें, तो उस डेट ऑफ बर्थ के कुछ एक नंबर्स देख के जैसे आप उनको बोल सकते हो कि आपको ऐसा कोई इशू हो सकता है। जैसे वो मैम ने अपना 36 का इशू ही बताया था, ठीक है, सॉरी मैम ने अपना टोटल 36 बताया था। तो अगर मैं उनसे पूछूं कि मैम आपको 36 होने से जो उनका कंपाउंड आ रहा है 36 जो था, तो कमला मैम आपको गायनी रिलेटेड कोई इशू है या चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई इशू था? चाइल्ड बर्थ तो मेरे हो गए 3। नहीं, कोई तीनों। इशू था, कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम थी, या आपकी डिलीवरी कौन सी हुई, सिजेरियन हुई, नॉर्मल हुई? सिजेरियन हुई तीनों। सिजेरियन हुई ना, तो देखो चाइल्ड बर्थ इशू में आ गई। तो मैम का टोटल 36 आया था, तो हमने 36 देख के उनको पूछ लिया कि आपको चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई इशू था, ठीक है। तो उन्होंने बोला अभी देखिए चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इशू में कुछ भी आ सकता है, आपको कोई बच्चा कंसेप्शन करने का प्रॉब्लम आ सकता है। इट इज अ वास्ट टर्म, ठीक है। तो उसमें आपका कंसेप्शन का इशू आ सकता है, उसका सेक्सुअल रिलेशन का, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का कोई इशू आ सकता है, स्किन का कोई इशू आ सकता है 36 से, अगर हम देखें किसी का कंपाउंड 36 है तो।
ठीक, यहाँ किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 6 दोनों आ रहे हैं तो ठीक है। तो ऐसे कुछ फिक्स्ड नंबर्स हैं या फिक्स्ड कंपाउंड्स हैं जिनको देख के आप कह सकते हो कि आपको, आप उनको साथ बता सकते हो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड ऐसा कुछ इशू था। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 और 6 दोनों है तो देख लीजिए कि उनको ये इनमें से कोई ना कोई इशू होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। हमने अगर अब दोषों की बात करी, सबको आपका ड्राइवर और कंडक्टर सबको निकालना आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सबने देख लिया आपका जैसे मैम का 9 डबल है, 9 दो बार हो चुका है, ठीक है। उनके डेट ऑफ बर्थ में मैम आपका डेट ऑफ बर्थ था 3 9 9 9 3 1968, ठीक है। तो मैम के पास डेट ऑफ बर्थ में 9 भी है, 9 दो बार आ गया है, 3 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो 3 6 होने से मैम के जो इशू क्या आया था हमने पूछ लिया, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई इशू उनको आया है, ठीक। अब इनके पास 9 दो है, 9 दो बार है, तो 9 क्या है, मंगल है, ठीक है। मंगल जितना बढ़ता जाएगा इंसान का गुस्सा या कुछ ना कुछ मंगल रिलेटेड उनको इश्यूज होंगे, उनके एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। मैम आपको एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, एक्सीडेंट कैन बी एनीथिंग, छोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इंजरीज बार बार होना, कुछ होता है किचन में काम कर रहे हो तो बार बार हाथ कट गया या जल गया रोटी बनाते वक्त, आपके साथ ऐसा कुछ होता है? नौ पहले नंबर होता था, अब कम हो गया। पहले कम हो गया, हमेशा रहता था, अब पहले कम हुआ हमेशा है। रहता है ना। तो देखिए 9 नंबर है, तो 9 नंबर होने से आपको जो है 9 नंबर वाले के साथ हमेशा होता है, उनकी छोटी मोटी या बड़ी किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, उनको चोट वोट लगती रहती है, उनको खरोंचें लगती रहती हैं, आए हाँ दिन लगती रहेंगी बिना कुछ किए भी। खड़े हैं तो एकदम से बेड में पैर जाके लगा तो पैर पे चोट लग गई, हाँ हल्का सा, मतलब चाहे हल्का सा ब्लड लॉस हो लगे। चाहे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो, तो वो कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होगा, ठीक। हाँ अभी इनका मैम का देखिए, इनके पास 9 दो बार आ चुका है, तो जैसे जैसे इनका कभी 9 की महादशा आ गई या कुछ भी अंतरदशा आ गई तो 9 और भी बढ़ जाएगा। तो जब हम रेमेडीज की बात करेंगे तो रेमेडीज हम आपको वो दे रहे हैं, या तो आपके पास नंबर मिसिंग है तो भी आप वो रेमेडीज कर सकते हो, या आपका कोई जो है नंबर एक्सेस में हो गया है तो भी आप वो रेमेडीज कर सकते हो, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। इसके अलावा जब आप कोर्स करोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि दशा निकालनी, कैलकुलेट करनी सिखाई जाएगी कि महादशा आप कैसे निकाल सकते हो, अंतरदशा आप कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद प्रत्यंतरदशा के छोटे छोटे पीरियड्स होते हैं। मान लीजिए पूरा साल आपको, तो वैसे आप अगर आप लोशो आप के हिसाब से बात करें, अभी जो हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी वाली जो ग्रिड बनेगी वो हमारी वैदिक की ग्रिड जो होती है, सेफेरियल ग्रिड होती है, उसके हिसाब से बनेगी। लोशो वाली ग्रिड डिफरेंट है, जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी की ग्रिड है ये डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जब आपने अपनी ग्रिड बनाई है, कौन कौन से नंबर इस ग्रिड में रखने हैं, लोशो में तो सारे नंबर रखे जाते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि हमने सारे नंबर रखने हैं। जब आपने ग्रिड बनाई तो अब आपने अपना महादशा निकाली, आपने अंतरदशा निकाली, आपने प्रत्यंतर दशा निकाली जो कुछ एक पीरियड की होती है, ठीक है। सपोजिंग आपको वो भी नहीं पता, आप अपना लोशो के हिसाब से बोल रहे हो मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है 1, पर्सनल ईयर बहुत ही अच्छा चल रहा है, मेरा पर्सनल ईयर 1 है, दैट मीन सारा साल मेरा बहुत अच्छा आएगा। बट नहीं, अगर आपने अपनी अंतरदशा महादशा, सॉरी अपने प्रत्यंतर दशा निकाली, तो आपको पता चलेगा कि उस साल में कुछ कुछ एक पीरियड्स ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते या बहुत अच्छे हो सकते हैं। जब आपको ये निकालने पता चल जाएंगे तो आप थोड़ा और प्रिकॉशंस ले सकते हो, थोड़ा और कॉशियस रह सकते हो कि इस पीरियड में अगर मेरे पास 9 3 बार या 4 बार हो रहा है तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी 9 आता है वो कुछ ना कुछ आपका ब्लड रिलेटेड इशू करता है, ठीक है। खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपके हॉस्पिटल के विजिट ज्यादा हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो जब 9 आता है तो हम बोलते हैं हम रेमेडीज जरूर खास तौर पे करें। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारी रेमेडीज जो हम कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई नंबर एक्सेस में है या वो नंबर आपके पास मिसिंग है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। एक जनरल रेमेडी जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, सबको बताती हूँ, वो जनरल रेमेडी है जिसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही है। वो ये है एनिमल फीडिंग, जानवरों की सेवा, वो सबसे अच्छी एक रेमेडी है। तो एक काम तो आप कर सकते हो, चीनी ले सकते हो या बुरा खांड ले सकते हो 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच आपने आटा मिक्स किया और उसको मिक्स करके अपने साथ रख लीजिए, डब्बे में रख लीजिए, कैसे भी है। जहां जहां आपको काले वाले मकोड़े, काले वाले चीटे जो बड़े वाले होते हैं वो नजर आते हैं, तो वहां पे आप वो थोड़ा आटा चीनी डाल दिया कीजिए, तो वो कीड़े खाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, जितना वो खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक तो ये हो गया है। दूसरा, आप गाय को रोटी देंगे घी लगा के, वो भी आपकी एक रेमेडी है, जनरल रेमेडी, जिससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। एक जनरल रेमेडी जो है हेल्थ के लिए सब लोग कर सकते हो, यह है कि आप सफेद धागा लीजिए, बांधने वाला, कलाई पे बांधने वाला, वो एक सफेद धागा लीजिए, ये आपकी जुपिटर की रेमेडी है। धागा लीजिए, उसको हल्दी में थोड़ा सा वो डिप कर लीजिए ताकि पीला रंग उस पे आ जाए, और आपने उसको अपने कलाई पे बांधना है, कलाई पे ही बांध के रखिए, तो ये भी आपको अच्छी हेल्थ देगा। गुड हेल्थ के लिए ये भी आपकी एक रेमेडी है।
या आप गाय को रोटी डाल सकते हैं, या आप गाय को गुड़ चना डाल सकते हैं। ये आपकी एक अच्छी रेमेडी है जिसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। जिनका पित्त का इशू ज्यादा है ना, उनको जो है सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, वो जरूर करें, स्पेशली ऑन संडे जरूर करें। एक नंबर वालों के लिए जो हमने रेमेडीज अभी दे रहे हैं, एक नंबर वालों को जो है, ठीक है, सन को वाटर देंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, गुड़ खाएं, जो भी चीजें नंबर वन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अगर तो आपकी दशा महादशा अंतरदशा जो भी चल रही है, वो पीरियड चल रहा है, तब भी आप कर सकते हो। अगर ये आपके पास वन एक्सेस में है तब भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास वन मिसिंग है तब भी आप कर सकते हो। अभी जो रेमेडीज कर रहे हैं, बता रहे हैं हम, वो अगर आपके पास उनकी दशा चल रही है, या वो आपके ग्रिड में से मिसिंग है, या आपकी ग्रिड में एक्सेसिव हो गए, आप उनको रेमेडी तब कर सकते हैं। और जो मैं रेमेडीज आपको बता रही हूँ बहुत ईजी वाली है, इनको करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 2 की जो रेमेडी है, मून की जो है प्लैनेट, नंबर 2 की जो रेमेडी हम करेंगे वो है चांदी। चांदी ठंडक देती है, तो आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं आप, या आप जो आपका आरओ वाटर का कंटेनर होता है उसमें आप चांदी का कॉइन, शुद्ध चांदी का कॉइन उसमें डाल दीजिए, तो पानी अपने आप ही उससे चांदी का असर आता रहेगा। या चांदी के गिलास में आप पानी पी रहे हैं, या आपका अगर मटका भी है पानी का, तो उसमें भी आप चांदी का एक कॉइन डाल दीजिए, तो आपको चांदी के इफेक्ट उसमें भी मिलेंगे। ये आपका जो चांदी है, आपके डिप्रेशन के कोई इश्यूज होंगे, या जिनको डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अच्छा है ये चांदी वाला पानी। और अगर आप कर सकते हैं तो अपनी मदद से जो है, आपकी माता जी से आप 7 ग्राम की एक चांदी की ईंट ले आए। वैसे आप देखिए, पहले लोगों को शादी में दिया कर जाते थे, मुझे भी मिली हुई है मेरे मदर से, चांदी की एक ईंट देते थे, सॉलिड ईंट, बेटी को जब शादी होती थी अपने साथ लेके जाती थी। मुझे भी मिली हुई है, मैंने भी रखी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए, अपनी मदर से ले लीजिए, उनके पैसे से ही लेनी है। नहीं तो किसी मदरली फिगर से आप ले सकते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा देके उनको बोल दीजिए मेरे लिए खरीद दीजिए, और आप उनसे वो लेंगे। और जो मदरली फिगर्स होती हैं, चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो आपकी सास है, या मदर की एज की कोई भी लेडीज होती है, उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, स्पेशली बहुएं, ठीक है, उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। ये आपकी 2 नंबर की रेमेडी है। उसके बाद हम बात करते हैं मकरी की, बुध की। बुध की रेमेडी जो है बुधवार को आप करेंगे। थोड़ा सा जो धनिया आता है ना, धनिया के सीड्स आते हैं, आप वो खा सकते हैं सुबह सुबह, च्यू कर लीजिए थोड़े से। खास तौर पे अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो धनिया के थोड़े से सीड खा लीजिए आप। धनिया आपने देखा ना, धनिया की बहुत मान्यता है। अगर आप देखिए दिवाली की रेमेडीज में, धनिया धनतेरस वाले दिन धनिया बेचते हैं ना, तो धनिया की बहुत मान्यता है, मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप ये रेमेडी करते हैं धनिया खा के जाने वाली, तो आपको काम में अच्छा ही मिलेगा रिजल्ट। इसमें सॉरी 9 रह गया, मंगल। मंगल की रेमेडी जो है आप कीजिए, अर्ली मॉर्निंग आपने वॉक करनी है, और नंगे पैर आपने जमीन पे खड़े होना है सुबह सुबह, ताकि वो जो जमीन जो है, उस गीली जमीन, जो वो घास है, वो जो नमी है, आपके पैरों को टच करे, और आपकी आपकी ग्राउंडिंग, ये एक तरह से ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है, आपको लेवल पे लाने वाली एक्सरसाइज। 9 नंबर वाला जो है, इसको बहुत गुस्सा आता है, तो उसका गुस्सा शांत करने वाली, उसको लेवल पे रखने वाली ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। क्योंकि जमीन जो है आपके रूट चक्रा है, ठीक है, आपके चक्रा को बैलेंस करने के लिए, आपके दिमाग को शांत रखने के लिए, आपके रूट चक्रा को हील करने के लिए जमीन पे आप खड़े होंगे, तो ग्राउंडिंग की एक्सरसाइज होगी, जो आपको बेनिफिट देगी, ठंडक देगी, आपके जो इमोशंस है, गुस्से वाले इमोशंस है, उनको कंट्रोल करेगी। तो ये 9 नंबर की रेमेडी है। या फिर आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी की रेमेडीज करें, वो भी आपके नंबर 9 की रेमेडीज है ट्यूसडे की। वेडनेसडे की मकरी की हमने कर ली है। उसके बाद हमने गुरु की, मैंने पहले बताई थी, वो जनरल रेमेडी, वही आप कीजिए गुरु की। या फिर आप येलो टीका लगाएं केसर का थर्सडे को। अगर आप केसर का नहीं लगा सकते तो हल्दी का येलो टीका लगाएं, और ये टीका आप अपने माथे पे लगाएंगे, अपने टंग का जो टिप है, जुबान की जो टिप होती है उस पे लगाएंगे, और अपनी नेवल पे लगाएंगे। कुछ लोग गले पे भी यहाँ लगाते हैं, आपने जहां लगाना आप लगा सकते हैं। वीनस की रेमेडी जो है, शुक्र की रेमेडी जो है, बहुत आसान है। दही खाएं रोज, मीठी दही खाएं, और खास तौर पे फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे शुक्र का दिन है, वीनस का दिन है, तो फ्राइडे तो जरूर दही खाएं। पहले जमाने में आपको देखा आपने, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो दही से नहाया करते थे, तो वीनस
को ठीक करने से, वीनस से रिलेटेड कोई इश्यू हो जाएगा, वीनस बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो वीनस को कंट्रोल में रखने के लिए, वीनस को ठीक रखने के लिए दही एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ईजी रेमेडी है, जो आप घर में आसानी से कर सकते हो। ये रेमेडी ऐसी ही जो करोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या किया आपने। बाकी चीज तो फिर आपको जो धागा वागा सब नजर आ रहा है, बट अगर ये दही खाना तो इट इज अ नॉर्मल थिंग, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, खाना में खाते हो तो खा सकते हो इसको आप। और नहा सकते हो तो जरूर नहाइए आप इसके साथ। केतु और राहु के लिए जो रेमेडी है वो ये है कि आप कुत्ते को डॉग फीडिंग, मैंने बोला एनिमल फीडिंग किया कीजिए, कुत्ते को शाम को आप रोटी खिलाएंगे। शाम को संध्या का टाइम जो होता है 6 बजे के बाद का साइन। और 8 नंबर शनिदेव के लिए जो है वो आपने क्या करना है, एक तो शनि चालीसा पढ़ें, आप जरूर पढ़ें, शनि मंदिर जाया करें, दिया जलाएं, दीपक जलाएं। नहीं कर सकते हैं तो एक काम कीजिए, थोड़े से काले चने जो हैं उनको सोक कर लीजिए, भिगो दीजिए फ्राइडे को, और अगले दिन सुबह आप बाहर बर्ड्स के लिए डाल दीजिए शनिवार को। ये आप शनि के लिए कर सकते हैं। अगर आपने बुध बुध के लिए करना है, ठीक है, तो बुध के लिए आप ट्यूसडे को हरी दाल मूंग साबुत उसको भिगो सकते हैं, और वेडनेसडे को सुबह बर्ड्स को डाल सकते हैं। गुरुवार के लिए आप वेडनेसडे को चना दाल भिगो सकते हैं रात को, और थर्सडे को आप वो दाल बर्ड्स को डाल सकते हैं। ठीक, शनि का एक तो ये हो गया कि आपने काली दाल जो है, या सॉरी, या काली दाल या काले चने भिगो के आपने अगले दिन सुबह डाल दिए। या उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि चने जो आपने भिगोए हैं उनकी वो बना दीजिए, चने बनाते हैं ना वो तेल में फ्राई करके वाले, जो तड़का लगा के, सरसों के तेल में थोड़ा सा तड़का लगाना है आपने, और कोई मसाला वसाला नहीं डालना, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो भी शनि को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपने सरसों का तेल गर्म करके उसमें सिर्फ काले चनों को थोड़ा सा भूनना है, जो आपने एक दिन पहले भिगोए हुए थे, ठीक है, उनको सीटी दिला के उसमें भून दें। जैसे शनिवार को लोग काले चने का प्रसाद बनाते हैं ना, वही प्रसाद आपने बनाना है, बस इसमें आपने मसाला कुछ नहीं डालना। और ये प्रसाद जो आपने बनाया है ये बर्ड्स को और एनिमल्स को डालना है। इसको अगर आप ये रेमेडी जो शनिवार की प्रसाद की रेमेडी है, अगर आप ये 11 शनिवार करोगे या लाइफ लॉन्ग करोगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये मसल रिलेटेड कोई पेन जो होती है ना, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। जॉब्स रिलेटेड कोई भी इशू होंगे उससे भी आपको हेल्प करेगा। जिनके शनि का प्रॉब्लम है उनको भी बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत आसान रेमेडीज हैं जो आप घर पे ही कर सकते हो, और ऐसी रेमेडीज है जिनका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा तो होगा, राहु और जितना आपने अच्छे कर्म किए उतना ही आपको फायदा होगा, और ये रेमेडीज करने से और अच्छा फायदा होगा। बट नुकसान कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज अगर आप करते हैं, फेथ से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, तो वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, हमेशा उसका बेनिफिट मिलता है। तो अभी आज मैम, राहु हाँ जी, राहु राहु और केतु के लिए बताया ना, कुत्ते को रोटी डालेंगे हम। कुत्ते करो। हाँ जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना है। सर आप प्लीज कोर्स के बारे में शेयर करेंगे डिटेल जरा। ये कोर्स हमारा 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग 7 o'clock रहेगा। 1 to 1.5 hour की क्लास रहेगी। ये 3 to 5 days का कोर्स रहेगा, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 2100 है। 9346638984 इज द जीपे फोन पे पेटीएम नंबर। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो ये नंबर पर पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो कोर्स में हम इसमें पहले तो आपको जो है वात पित्त और काफ दोष के हिसाब से आपको कौन कौन से खाने अवॉइड करने होंगे या खा सकते हैं आप, कौन सा खाना आपके लिए हेल्दी है, अच्छा है, वो पूरी डिटेल्ड एक लिस्ट है, काफी लंबी चौड़ी वो लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको आपके नंबर्स, अभी तो हमने सिर्फ बहुत शॉर्ट में बात करी है आज, दोषास के बारे में। उसमें डिटेल में हमारा एक दिन तो पूरा दोषास के बारे में को ही पढ़ने में निकल जाएगा। 3 से 5 दिन का कोर्स इसलिए लिखवाया है क्योंकि वैसे तो ये 3 दिन में खत्म हो जाता है, पर कभी कभी हम केस स्टडीज इतनी कर लेते हैं कि हमारे को 3 से 5 दिन लग ही जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा दिन लेके चल रहे हैं। कैलकुलेशन आप सबको आती है तो वो हम इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर अब जब आपका एक बेसिक ग्रिड बन गया है, उस ग्रिड में नंबर चेंज होते रहेंगे। एक तो आपके फिक्स नंबर है ही है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से हैं, उस ग्रिड में नंबर्स चेंज होंगे, वो कैसे चेंज होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे कि अंतरदशा होने से, प्रत्यंतर दशा होने से, महादशा होने से नंबर्स कैसे चेंज आएंगे, और उस टाइम हमने क्या हेल्थ इश्यूज देखने हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 नहीं था, मेरी ग्रिड में 3 नहीं था, पर जब मुझे 6 आ गया, सॉरी 3 नहीं था, 6 ऑलरेडी मेरी ग्रिड में है, बट जब मेरी
महादशा से, अंतरदशा से या प्रत्यंतर दशा से 3 नंबर आ गया मेरी ग्रिड में, या पर्सनल ईयर से 3 नंबर मेरी ग्रिड में आ गया, तो मुझे वो 3-6 वाले इश्यूज होने के चांसेस हैं। तो ऐसे हमारे पास फिक्स नंबर्स हैं, 1-2 से क्या हो सकता है, 1-7 से क्या हो सकता है, 1-8 से क्या इश्यूज हो सकते हैं, 2-6 से, 3-6 से, 3-2 से, ऐसे कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, पेयर्स हैं, जिनको आप देखते ही कह सकते हो कि ये आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो हमने आपकी ग्रिड भी 2-3 तरीके की ग्रिड बनेगी आपकी, 2 तरीके की बनेगी इनफैक्ट ग्रिड बनेगी आपकी। एक आपकी बेसिक ग्रिड होगी जो है ही है, और एक आपकी चेंज होती जाने वाली जो ग्रिड है वो बनेगी। फिर आपके नंबर की कंपैटिबिलिटी जो हम चार्ट की बात करते हैं, इनका चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 के साथ कौन सा नंबर फ्रेंडली है, 2 के साथ कौन सा नंबर एंटी है, वो सारी जो है ग्रिड एक हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन एंड हेल्थ इश्यूज जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से नंबर होने से क्या हो सकता है, आपका कौन सा प्लैनेट जो है किस बॉडी ऑर्गन को रूल कर रहा है। जैसे हमारा जो राइट पार्ट है, ठीक है, ये प्लैनेट नंबर 1 रूल करता है, सन। सन के द्वारा हमारा राइट पार्ट, बॉडी पार्ट जो है वो रूल किया जाता है। राइट आई का कोई इशू होगा तो 1 नंबर के अंडर आएगा। लेफ्ट पार्ट जो है हमारा वो मून के अंडर आता है। तो बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स किस किस प्लैनेट के अंडर आते हैं, हम पूरा वो डिटेल करेंगे। ठीक है, पैर किसके अंदर आते हैं, हाथ का इशू क्या हो सकता है, लेफ्ट का पैर, लेफ्ट का, राइट का इशू, ये सारे पूरे डिटेल में हम करेंगे। फिर हम हेल्थ का प्रोडिक्शन करेंगे किसी चार्ट को लेके, कि अगर आपने किसी एक का डेट ऑफ बर्थ दिया तो उस चार्ट को पूरा हम एनालाइज करेंगे, उसका प्रोडिक्शन करेंगे। रेमेडीज मैंने तो अभी आपको सिर्फ 1-1, 2-2 बताई हैं, उसमें इन डेप्थ रेमेडीज है, काफी रेमेडीज हैं, आपको बहुत सारी और भी रेमेडीज हैं, तो वो करेंगे। फिर आपके चार्ट्स की प्रैक्टिस होगी, कुछ केस स्टडीज मैं दूंगी आपको, कुछ आप अपने जो चार्ट लेके आएंगे आप अपने, उनकी हम बात करेंगे, तो उनको हम डिस्कशन करेंगे उनका। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और ये 10 सितंबर से 7 o'clock इसकी टाइमिंग है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो कर सकते हैं, और किसी का डाउट है तो पूछ ले। आई विल सजेस्ट, अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती, चाहे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो आपकी लोशो है, अगर आपको वो नहीं भी आती है तो भी आप आए, क्योंकि इस कोर्स में आने से आपको वैदिक तो आ ही जाएगा थोड़ा बहुत, उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको वैदिक नहीं भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप तब भी आप उसका मेडिकल हेल्थ बता सकते हैं, जिसका भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, या अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ देख के आप अपना जो है मेडिकल हेल्थ, मेडिकल एनालिसिस आप दे सकते हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या क्या पास्ट में होते हैं। अब आज भी हमने मैम से, कमला मैम से बात करी थी, तो कमला मैम के जो इश्यूज हमने देखे, बात और काफ के जो इश्यूज थे, उनके पित्त के सॉरी इश्यूज थे, वो पित्त और काफ के, वो देखिए उन्होंने बोला उनके साथ थे इश्यूज। उसके अलावा हमने जब देखा उनके पास 3-6 था, तो उनके कंसेप्शन के जो हम सॉरी चाइल्ड बर्थ के इश्यूज में हम देख रहे थे, उनका सिजेरियन आया। ठीक है, 3-6 होने से सिजेरियन होने के, चाइल्ड बर्थ होने के इश्यूज थे। तो जब आप आएंगे अपना डिटेल में डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करेंगे, नहीं भी डिटेल में करेंगे तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स देख के कह सकते हैं कि सो एंड सो कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है, तो ये इनको हेल्थ इशू होने का चांस है। तो जरूरी नहीं कि आपको मेडिकल सॉरी आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आ रही तो भी ये बहुत अच्छा कोर्स है, यू विल रियली एंजॉय इट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अर्चना जी, गीता जी, कमला जी। मैम मुझे जैसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मतलब आजकल तो मैक्सिमम केसेस में सिजेरियन ही होते हैं, तो क्या सभी को? आप म्यूट पे, म्यूट हो जाएंगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए मैम, आप मुझे ये अर्चना। पूछना था कि आजकल मैक्सिमम केसेस में सिजेरियन ही होते हैं, स्पेशली अर्बन कल्चर में तो सीजर ही होता है। मैम ये तो एक्चुअली ट्रेंड हो गया, हॉस्पिटल वालों ने भी तो अपने टारगेट मीट करने हैं, तो जरूरी नहीं है कि 3-6 से सिजेरियन होगा, चाइल्ड बर्थ का कोई भी इशू हो सकता है, आपको पीसीओडी हो सकता है, आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका आईवीएफ भी चाइल्ड बर्थ के अंडर ही आता है, आपके सेक्सुअल इश्यूज जो हैं, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज हैं, बॉडी के कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड कोई इशू है, वो भी चाइल्ड बर्थ में वो 3-6 के अंडर ही आएगा। मतलब मैंने सिर्फ एक टर्म यूज करी, बट दिस टर्म इज वास्ट, इट हैज सो मेनी थिंग्स अंडर इट। ओके, और थैंक हो यू। सकता है, मान लीजिए किसी का पहला बच्चा नॉर्मल हुआ था, पर जब जैसे अब आजकल ट्रेंड चल रहा है सिजेरियन करने का, तो ऐसा हो सकता है कि उनका 3 और 6 उस पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में बन रहे होंगे, तभी वो उनका सिजेरियन डिलीवरी आया है। मान लीजिए पूरा साल में उनके पास उनकी 3 की दशा चल रही है, ठीक है, 6 उनके पास ग्रिड में नहीं है। कुछ साल में ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल में 6 आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि हर प्लेनेट तो चलता ही रहता है। तो जो साल में हमारे पूरे 12 महीनों में है, तो ये 9 प्लैनेट्स अपने अपने दिनों के हिसाब से तो चलते ही हैं। तो हो सकता है कि उनके पास 6 का जो है प्रत्यंतर दशा, कुछ दिन का वो पीरियड ऐसा आ गया जिसमें उनका डिलीवरी होने वाला था, तो ठीक है, तो वो उनका 3-6 का कॉम्बिनेशन उसमें बन गया, तो 3-6 बनने से उस पर्टिकुलर पीरियड में उनको सिजेरियन का डिलीवरी हो गया। कहने को वो कह सकते हैं कि मेरे जो चार्ट में 3 और 6 का भी मतलब सॉरी 3 तो था ही नहीं, 6 ही था मेरे पास,
बट उनका वो पीरियड बन सकता है, वो पीरियड बना होगा या अंतरदशा से या पर्सनल ईयर से या महादशा से या प्रत्यंतर दशा से। तो वही हम बोले ना, हमारी ग्रिड चेंज होती रहती है। तो जैसे तो वो आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा कि डेज के हिसाब से आप कैसे अपना पीडी बना सकते हैं, प्रत्यंतर दशा कैसे बना सकते हैं। ये जो इस वाले में मैं अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा सिखाऊंगी, ये डिफरेंट है। जो आप दूसरे वैदिक न्यूमरोलॉजी में करते हैं, ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। तो बट दिस कोर्स इज रियली वेरी इजी, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। एक बार आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा निकालनी आएगी, जो कि बहुत इजी है। आप ग्रिड्स आराम से बना सकते हो, आप कॉम्बिनेशंस देख के आराम से कह सकते हो। इसमें बहुत ही कम दिमाग लगाने की जरूरत है। आई होप अर्चना मैम आपका मैं आंसर कर पाई जो आपका डाउट है। और फिर मैम की, जो कमला मैम की एज भी 56 है। इनका जी जब वो समय सिजेरियन हुआ था, उनके ट्रेंड पास तो सर अभी चल ऑलरेडी रहा है थ्री ना। सिक्स है भी ना, उनके पास ऑलरेडी थ्री हाँ सिक्स है भी। हाँ हाँ, गीता जी। मैम हम कैंसर को पहले से क्योर कर सकते हैं? मैम कैंसर जो है वो एक तरह से क्या है, सेल्स का ही कोई इशू है हमारे साथ। अगर पहले पकड़ा जाए, पहले पता चल जाए कि उनको कैंसर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जो भी पर्टिकुलर कैंसर, अगर वो क्योरेबल है तो ठीक है। अगर हमने देख लिया नंबरों से कि इनको ये होने के चांसेस है, तो उसको आप नेचुरली डॉक्टर के पास जाके टाइमली अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। एवरी कैंसर इज नॉट डेंजरस। हर कैंसर से डेथ नहीं होगी, हर कैंसर खराब नहीं होता। ये तो सेल्स का ही बढ़ना कम होना है, तो डिपेंड करता है किस तरह का कैंसर है वो और किस स्टेज में पकड़ा गया। अब जैसे 4 नंबर वाला किसी का होगा, ठीक है, 4 नंबर किसी का बीडी बेसिक होगा या डेस्टिनी होगा, तो 4 नंबर वालों को हम अक्सर बोलते हैं कि उनको अनडिटेक्टेड डिजीज हो गया, जो ऐसी कोई डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है जो इजिली डायग्नोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैंसर भी जो एक ऐसा है, अगर आपने टाइमली, अगर आपने अपनी दशा बंधा देखी, अगर आपको पता चल रहा है कि ऐसा होने के चांसेस हैं, तो हम पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने बोला कि किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है कि उनकी मदर को, उनकी मासी को, सबको ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्रस का प्रॉब्लम है, तो नेचुरली वो टेंडेंसी बढ़ जाती है। फीमेल जो टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मैटरनल साइड पे वो ऑलरेडी इशू चल रहा है। और अगर आपकी चार्ट में भी वो दिख रहा है, तो आई विल गो टू द डॉक्टर। मैं कंसल्ट करूंगी कि मेरे चार्ट में ऐसा आ रहा है, तो डॉक्टर मुझे अगर टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करा देगा, मुझे बता देगा कि मुझे क्या क्या हेल्थ इश्यूज, सॉरी, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और मैं ले लूंगी, तो मुझे वो इशू नहीं होगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू गीता मैम। अब आप होम रेमेडीज वगैरह भी उसमें यूज कर सकती है ना, जो भी है घरेलू चीजें, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा अगर आपको पहले से आइडिया हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नूरजहां जी, रचना जी, अंकिता जी। कोई डाउट या कुछ है तो पूछ सकते हैं, ज्योति जी। हाँ, बोले गीता जी। नो सर, अभी तो कुछ नहीं पूछना। चलिए, सिमरन जी कुछ लास्ट में टिप देना चाहेंगे आप? सर किस चीज का टिप दूं, इन जनरल दूं आपको इनको टिप? इन जनरली आपने शायद कहा भी था ना, एट द एंड में बताऊंगी मैं कुछ, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। नहीं सर, मैंने टिप्स सारे दे दिए हैं इनको, जो रेमेडीज मैंने बतानी थी सारी तो मैंने इनको बता दिया है। और अच्छा, मैंने एक टिप जो ये लोग कर सकते हैं, नंबर 1 वालों को दे देती हूँ। एक टिप जो ये लोग कर सकते हैं, इनको अपना हेल्थ ठीक रखने के लिए, मैंने शायद बता दिया ना सर, ये कड़ी पत्ता या नीम का लीव्स खाना चाहिए इनको, नंबर 1 वालों को। नहीं शायद नहीं बताया, नहीं नंबर 1 बताया। वालों के लिए इशू है, सॉरी, ये बात वालों को बताया। बताया है। तो 1 वालों को नीम की पत्तियां या कड़ी पत्ता खाना बहुत जरूरी है। एनिमल फीडिंग मैंने बता दी है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर ने बोला एक टिप दे दीजिए, एक टिप मैं आपको और इम्पोर्टेंट दे रही हूँ। अभी वैसे भी पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला, एनिमल रेमेडी फीडिंग कीजिए, वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो एक अच्छी रेमेडी और भी है जो आप शनिदेव के लिए भी कर सकते हैं, अपने पितरों को खुश करने के लिए भी कर सकते हैं। वो रेमेडी है, रोटी बना के उसके ऊपर आप दही, रोटी के ऊपर दही रख के आप कौवे को दीजिए, काले कौवे को। ठीक है, आप ढूंढने जाएंगे तो काले कौवे आपको वैसे नहीं मिलेंगे, बट जहां भी कहीं डस्टबिन का ढेर वो होगा, कचरे का ढेर होगा, उसके आसपास आपको क्रोज नजर आ जाते हैं। तो उन कौवों को आप रोटी के ऊपर दही रख के दीजिए। ये एक रेमेडी आप सब कर सकते हैं। खास तौर पे पितृपक्ष में जरूर कीजिएगा। अगर आपने शनिदेव के लिए करनी है तो भी कीजिए, अगर इन जनरल करनी है तो भी आप ये कर सकते हैं। और इन रेमेडीज का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम ये बात हुई थी, 1 नंबर वाला 8 की रेमेडी नहीं करेगा, 8 नंबर वाला 1 की रेमेडी नहीं करेगा। पर ये आप रेमेडी जो आज मैंने बताई, ये सब लोग कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई इशू नहीं है, एंटी नंबर का कोई इशू नहीं है इसमें। मैम एक है ना, डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, वो मेरे पीछे ऐसा पड़ा हुआ है ना, पिछले 4-6 महीने से हमारे ही घर में रह रहा है।
मतलब आना जब जाना भी आपकी होता है राहु की या उसका। केतु की दशा चल रही होती है, कुत्ते आपके आसपास बहुत आते हैं। आपकी मतलब राहु मुझे ना केतु। कम से कम आधा किलोमीटर तो वो छोड़ने जाता है, और मेरे आने पर वो सबसे पहले मेरे ऊपर चढ़ जाता है। आपने वो मैम मतलब एनिमल दिस थिंग टोटम के बारे में सुना है बात आपने? तो हाँ। हो सकता है वो आपका स्पिरिट गाइड भी हो। वो जो कुत्ता है, जैसे देखिए मैं बताती हूँ, जैसे हमारे साथ आपने सुना होगा कि हमेशा हमारे साथ दो एंजल्स रहते हैं, हमारे लेफ्ट राइट साइड पे दो एंजल्स बैठे रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जो है, हमारी लाइफ के साथ जन्म से, हमारी पैदाइश से एनिमल्स, दो एनिमल्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। वो जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो स्पिरिट गाइड होते हैं, जो हमें सारी जिंदगी गाइड करने के लिए आए होते हैं हमारी लाइफ में। बट अगर हम कॉन्शियस नहीं होते हैं तो वो एनिमल्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। बट अगर हम कॉन्शियस होते हैं, वो एनिमल्स हमारी जरूर हेल्प करते हैं, उनको हम स्पिरिट गाइड बोलते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में फेज के हिसाब से आते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए आप सडनली बटरफ्लाइज बहुत देखना शुरू कर देंगी। अगर आप बटरफ्लाइज बहुत देखेंगी तो बटरफ्लाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चेंज को, ठीक है। बटरफ्लाई की भी आप देखो, बटरफ्लाई की स्टेज तक पहुंचने में लिए 7 चेंजेस करने पड़ते हैं, कितने चेंजेस करके फाइनली तो जाके मौत से वो बटरफ्लाई बनती है, तितली बनती है। तो जब आपके आसपास तितलियां बहुत आती हैं, दैट मीन्स उस टाइम आपको जो स्पिरिट गाइड, आपको जो एनिमल स्पिरिट गाइड आपका है, उस प्रेजेंट टाइम में वो बटरफ्लाई है, तितली है, जो आपकी आपको कुछ एक मैसेज देने आई है। दैट मीन्स आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, ठीक। अभी आपका जो डॉग आ गया है, एक बात तो मैंने बोली, आपकी केतु की या राहु की महादशा चल रही होगी, या अंतर कोई भी दशा चल रही होगी, इसलिए भी कुत्ते बहुत आपके पास आ रहे हैं। दूसरा वो हो सकता है वो आपका एनिमल स्पिरिट गाइड हो, जो आपको किसी चीज के लिए गाइड करने आया हो। कुत्ता क्या होता है? वफादार होता है। अब आप देखो, अपने हस्बैंड से भी झगड़ा कर लो, कुत्ते से भी झगड़ा कर लो, अगले दिन सुबह आपको कौन अच्छे से मिलेगा? नेचुरली पेट एनिमल आएगा ना सबसे पहले अच्छे से मिलने। हस्बैंड और वाइफ तो मुंह फुला के बैठे रहेंगे ना, क्योंकि हमारा ईगो इशू है। कुत्ते को तो कोई ईगो इशू नहीं है ना। तो वो एक आपका वफादार एनिमल है, वो आपको प्यार देने आया है। तो आप देखिए, आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए आज रात को। जब से मतलब मैंने ये चीज नोटिस करी, जब से मैं अकेली रह रही हूँ ना, तो वो मेरा बहुत ध्यान रखता है। मतलब मेरे साथ है ना, मतलब कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक जाता है रोज, तो देखिए वो कि आपको, मेरी गाड़ी जब तक बाहर से निकल जाएगी। तो वो आपका स्पिरिट गाइड है, जो आपको गाइड भी करने आया है, जो आपको देखने भी आया है, आपको हेल्प भी करने आया है। आज आप रात को, ठीक है, सोने से पहले आंखें बंद करके भगवान से बोलना कि अगर अगर आप, डॉग मेरा स्पिरिट एनिमल है, अगर कुत्ता, वो उसको जो भी है उसके बारे में सोच के आप कीजिए, अगर ये मेरा स्पिरिट एनिमल है तो कोई मुझे एक साइन दीजिए। अब रात को तो आप क्या साइन ले सकते हो कि कहीं से अचानक मुझे कार का हॉर्न की आवाज या स्कूटर के हॉर्न की आवाज या कुछ भी जो है, आप मान लीजिए कि मुझे ऐसा साइन दे, बेल बजने का, जो भी आपको लगता है कि वो अनकॉमन चीज है जो रात को नहीं होती। देखो, आपको कार के साउंड या सॉरी अपना स्कूटर के हॉर्न्स बहुत कम सुनाई देंगे। आप कोई अनकॉमन चीज बोल कीजिए कि भगवान, अगर ये डॉग मेरा स्पिरिट गाइड है, स्पिरिट एनिमल है, तो मुझे आप कार की आवाज सुना दीजिए, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर कार की आवाज सुना दीजिए, या मेरा फोन बज जाएगा, फोन पे मैसेज आएगा, कुछ भी आप एक करके दीजिए, करके देखिए। अगर आपको ये साइन मिलता है, आता है, तो दैट मीन्स ही इज योर गाइड। तो आप उसके साथ अपना कनेक्शन बनाएं। डॉग्स के साथ पता नहीं कुछ मेरा स्पेशल कनेक्शन है। मेरी शादी भी हुई थी ना, तो वो मतलब पता नहीं कहाँ से वो लोग जाते हैं ना मंदिर में पूजा करने के लिए, वो वहां से साथ में आया, पूरा घर घूम के गया, सब कुछ रखा हुआ था, सारा चेक करके गया। पता नहीं क्या है। अच्छी बात है मैम, यू आर लकी कि आपके साथ कोई है आपको देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए।